नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा है मुंबई पुलिस के कर्मचारी व अधिकारियों के निवास स्थान अलॉटमेंट के बारे में। विषय गंभीर है, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, इसलिए विनती करता हूं कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। सरकारी निवास स्थान के संदर्भ में बोलने के पहले मैं आपको महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम कलम 31 के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसी कलम के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए जाते हैं इन सरकारी निवास स्थान के अलॉटमेंट और उसके रिक्त करने के बारे में। तो इस कलम के अनुसार 31 कलम सेक्शन 31 के अनुसार जब तक आप पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं, आप इस निवास स्थान को रख सकते हैं। और यदि आप गवर्नमेंट चाहे और गवर्नमेंट आदेश करे तो आपको खाली करना पड़ सकता है। प्लस गवर्नमेंट के कुछ जीआर्स भी हैं जिसके तहत आपको, यदि आपकी मुख्यालय के बाहर बदली होती है, यानी यदि आप मुंबई में, मुंबई से बाहर आपकी बदली हो जाती है, तो आपको यह निवास स्थान रिक्त करके उन्हें सौंपने होते हैं। मुंबई में प्राय मुंबई और डीजी ऑफिस, कुछ जगहों के जैसे नीलिमा और ये सब के, इनके डीजी ऑफिस के अंडर में आता है, और मुंबई की इमारत शाखा के अंतर्गत में आता है। तो उसके चलते आपको निवास स्थान रिक्त करने पड़ते हैं। परंतु देखा यह गया है कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर पीएसआई, एपीआई तक, पीआई तक इस तरह की कार्रवाई होती है। यदि कुछ ऐसा होता है तो उन्हें इसकी नोटिस दी जाती है, नोटिस देकर उनसे वे निवास स्थान खाली कराए जाते हैं। नहीं करते हैं तो सेक्शन 31(2) के तहत बाय फोर्स भी जबरदस्ती उनसे निवास स्थान खाली कराए जाते हैं, उनके सामान निकाल कर बाहर फेंक दिए जाते हैं और उन निवास स्थान रिक्त कराकर ताबे में लिया जाता है। ऐसे कई प्रसंग हुए जिनका मैं खुद गवाह हूं। परंतु यह देखा गया है जो आईपीएस अधिकारी हैं, वरिष्ठतम अधिकारी हैं, ये अपने पद व अधिकार का हमेशा इस विषय में दुरुपयोग करते आए हैं। वे मुंबई के बाहर बदली होने के बाद भी अपने निवास स्थान, बहुतांश आईपीएस अधिकारी अपने निवास स्थान को रिक्त नहीं करते और यहाँ पर भी अपना निवास स्थान रखते हैं, और जहां पर भी उनकी बदली होती है वहां जाने पर वहां पर भी अपना एक सरकारी निवास स्थान और सारी सुख सुविधाएं वे इंजॉय करते हैं। ऐसी हालत में इन लोगों पर न तो 31 के तहत कार्रवाई की जाती है, न कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, और तब तक चुप रहा जाता है जब तक कि कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता। ऑब्जेक्शन रेज करने पर कई लोगों को पेनल हाउस रेंट भरने के लिए कहा गया, जिसमें कि श्री परमवीर सिंह जी ने 23 लाख रुपए का पेनल रेंट भरा हुआ है। और दूसरे नंबर पर आते हैं के वेंकटेशन जी, जिन्हें पेनल रेंट भरने के लिए कहा गया। तो चलिए पहले हम देखते हैं परमवीर सिंह और के वेंकटेशन के बारे में, फिर आगे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर रविंद्र अनंत सिसवे जी के बारे में। चलिए बात करते हैं श्री परमवीर सिंह जी के संदर्भ में। यह पत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आरटीआई एक्ट के तहत पुलिस निरीक्षक भीमराव रोहिदास घाड़गे को दी गई जानकारी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि परमवीर सिंह जी को सरकारी निवास स्थान नीलिमा 15A अपने कब्जे में रखने के लिए दंडनीय शुल्क पेनल हाउस रेंट रुपए 29,43,825 भरने के लिए आदेशित किया गया था, और यह रकम उन्होंने सरकारी कोष में जमा कर दी है। इस समय जो आप स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं डीजी ऑफिस का, यह श्री के वेंकटेशम जी, जो हमारे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, आजकल संचालक नागरिक संरक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यहाँ कार्यरत हैं, उन्हें पेनल हाउस रेंट भरने के लिए दिया गया एक आदेश पत्र है। इसका विषय कुछ ऐसा है कि 2013 में जब वे मुंबई में थे वेंकटेशन जी, तो उन्हें डीजी ऑफिस महाराष्ट्र की तरफ से एक सरकारी निवास स्थान नीलिमा 10B अलॉट किया गया था। कालांतर में उनकी बदली नागपुर और पुणे शहर, यहाँ पर पुलिस आयुक्त के पद पर हुई, और वहाँ पर भी उन्हें निवास स्थान अलॉट किए गए थे। परंतु उन्होंने मुंबई स्थित उनका जो निवास स्थान है वह सरकार जमा नहीं किया, और उसे उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर ममता पंतुला जी इस्तेमाल कर रही थी। बाद में जब फिर वेंकटेश जी की मुंबई बदली हुई, तो उन्होंने अपने उस सरकारी निवास स्थान का, जो मुंबई का सरकारी निवास स्थान था, उसे रेगुलाइज करने के लिए विनती की, और उसके लिए वे पेनल रेंट 50 पैसा प्रति स्क्वायर फीट की दर से भरने के लिए तैयारी दिखाई। परंतु गवर्नमेंट जीआर के हिसाब से उनकी जो धर्मपत्नी है वे 2000 स्क्वायर फीट के सरकारी निवास स्थान को इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, और
सरकारी जो पैनल हाउस रेंट है वह 100 से 150 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है। इसके चलते उन्हें उनकी जो 50 पैसे की विनंती वो अमान्य की गई और उन्हें कुल 1,18,06,677 रुपये सरकारी कोष में जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर रविंद्र अनंत सिसवे जी के बारे में। ये आजकल पुणे में कार्यरत हैं जॉइंट सीपी पद पर, और ये इसके पूर्व मुंबई में थे और उन्होंने मुंबई का अपना निवास स्थान आज दिन तक रिक्त नहीं किया। इसलिए मैंने उनके बारे में 30 अगस्त 2021 को एक पत्र लिखकर आरटीआई में जानकारी पुणे सीपी व मुंबई सीपी से मांगी थी। पुणे सीपी ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से स्पष्ट नकार दिया और उनसे संपर्क कर कर मैंने जानकारी मांगी, जानना चाहा तो उन्होंने असमर्थता दर्शाई। चलो मैं मानता हूं एक आईपीएस की मदद करता है, फिर भी मालूमात उन्हें देनी चाहिए थी। लेकिन बाद में मुझे मुंबई सीपी की तरफ से 30 सितंबर 2021 को यह जानकारी दी गई कि वे 2016 से 25 मई 2019 तक मुंबई में कार्यरत थे और उन्हें दिनांक 9/8/2012 पुलिस नोटिस क्रमांक 103/3/12 के तहत 8 यूरोपियन क्वार्टर भाईखाला यह अलॉट किया गया था, जो कि आज भी उनके कब्जे में है। यानी एट ए टाइम उन्होंने मुंबई का निवास स्थान भी अपने कब्जे में रखा है और पुणे में भी उन्होंने सरकारी निवास स्थान की फैसिलिटीज और अन्य फैसिलिटीज भी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह से जो सरकारी निवास स्थान उन्होंने मुंबई का अपने कब्जे में रखा है, उसके चलते शासन निर्णय क्रमांक 2517 प्रकरण /33/23A दिनांक 30 अगस्त 2018 के अनुसार श्री सिसवे जी को मुंबई के निवास स्थान के अगेंस्ट प्रति स्क्वायर फीट 150 रुपए दंडनीय शुल्क, यानी कुल मिलाकर 2,43,600 रुपए उन्हें दंडनीय शुल्क प्रति माह भरना है और इस बारे में उन्होंने उनसे पत्र व्यवहार भी किया है। अभी भरते हैं नहीं भरते हैं वो आगे की बात है, पर उन्होंने पत्र व्यवहार इस बारे में किया हुआ है। इसके बाद मैंने उन पर कार्रवाई करने के लिए और इस सब को लेकर डीजी महाराष्ट्र से कंप्लेंट की थी। डीजी महाराष्ट्र ने उस बारे यानी 19 दिसंबर 2021 को मैंने कंप्लेंट की थी, जिसके चलते उन्होंने 18 जनवरी 2021 के उनके पत्र द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया कि यह प्रकरण मुंबई से संबंधित होने के लिए यह सारा प्रकरण हमने मुंबई पुलिस आयुक्त को ट्रांसफर कर दिया है और इस इंफॉर्मेशन के अनुसार मैं मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय इमारत शाखा से बारंबार जानकारी लेने का प्रयत्न करते रहा, पर कोई जानकारी वहां से प्राप्त नहीं हो रही थी। लिहाजा मैंने फिर से एक पत्र मुंबई सीपी को 21 मार्च 2022 को लिखा और उनसे इस विषय पर कार्रवाई और तुरंत सरकारी निवास स्थान मुंबई स्थित सरकारी निवास स्थान रिक्त कराना और अन्य कई जो उनको सुविधाएं दी जा रही वो बंद करने के लिए विनंती की थी, परंतु कोई कार्रवाई न होते देख मैंने दिनांक 30 मार्च 2022 को पुलिस आयुक्तालय मुंबई बृहन मुंबई के इमारत शाखा के प्रशासकीय अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री कदम जी से संपर्क प्रस्थापित कर जानने की कोशिश की कि इस प्रकरण की प्रगति क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है, क्योंकि इस बारे में मैंने एक और आरटीआई सीपी मुंबई को किया हुआ। श्री कदम एओ इमारत शाखा काफी नाराज और रुष्ट दिखे, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु उन्होंने मुझे कहा कि क्या बस एक ही काम हमारे पास रह गया है। तो मेरी कदम जी से विनंती है कि मैंने फ़ोन स्पेसिफिक जानकारी लेने के लिए की थी और वो गंभीर विषय है। मैं आपके काम गिनने या गिनवाने के लिए नहीं किया था और मैं एक रिटायर सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे इस तरह के आपके कार्य गिनने के लिए, उसका मूल्यमापन या मूल्यांकन करने के लिए सौभाग्य प्रदान न करें, क्योंकि यह उचित नहीं होगा। फिर आगे आपकी जैसी मर्जी। उसके बाद उन्होंने यह भी मुझे बताया कि कुछ अन्य अधिकारी भी, आईपीएस अधिकारी इसी तरह से जो मुंबई के बाहर हैं, वे यहाँ का निवास स्थान उनके कब्जे में रखे हुए हैं और बाहर भी फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा
नवनियुक्त श्री पुलिस आयुक्त श्री संजय पांडे जी से विनंती है कि क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि रविंद्र सिसवे जी पुणे में है, मुंबई का निवास स्थान उन्होंने अपने कब्जे में रखा है। अब वहां पर उनकी फैमिली रह रही, कोई रिश्तेदार रह रहा है या कौन रह रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। प्लस वे पुणे में कार्यरत होते हुए भी मुंबई के उनके निवास स्थान पर 2 रेगुलर हाउस ऑर्डरली बंगला सुरक्षा के नाम पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसके आदेश से? क्या वे इंटाइटल हैं कि वे पुणे में है और यहाँ पे हाउस ऑर्डरली दिया जाए? इन सब के पैसे कौन लेगा, कौन भरेगा? क्योंकि अगर जो उनके पेनल हाउस रेंट भी देखा जाए तो 2,43,600 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 साल का अगर गिना जाए, 6 महीने का छोड़ के भी, तो तकरीबन 60 लाख के करीब वो पैसा होता है। और प्लस 2 पुलिस कांस्टेबल पिछले 3 साल से उनके घर में ऑर्डरली का काम मुंबई में कर रहे हैं, उनका तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए होते हैं, यानी 90 लाख के आसपास ये हो गया। प्लस जो उनका सर्वेंट क्वार्टर वो भी उन्हीं की ताबे में, उसके पैसे कौन भरेगा? मेरी पुलिस आयुक्त श्री संजय पांडे जी से विनंती है कि महोदय, आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जब आप पीटी केसेस जैसे ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस या मोबाइल मिसिंग के केसेस के संदर्भ में लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसको गंभीरता से लेते हैं, उस पर केस दाखिल करने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर तो विषय सही में गंभीर है। इसे गंभीरता से लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें सरकारी रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस है और इट इज अ क्लियर कट मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन फॉर देयर पर्सनल गेन। और इस तरह से ऑर्डरलीज इनको प्रोवाइड करना, ये तो पुलिस का महकमे का क्लियर कट मिसयूज है। एक तरफ आप चिल्लाते हैं कि फोर्स कम है और एक तरफ यहाँ से बदली हो गए अधिकारी के बंगले पर आप हाउस ऑर्डरली भेज रहे हैं। तो कृपया मेरी आपसे विनंती है कि त्वरित सेक्शन 31 के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। वह उनका निवास स्थान डॉक्टर रविंद्र अनंत सिसवे जी का निवास स्थान रिक्त कराया जाए, उन पर प्रशासकीय कार्रवाई और एंटी करप्शन एक्ट 13A के तहत मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन फॉर पेक्यूलियर गेन के तहत कार्रवाई की जाए। प्लस त्वरित प्रभाव से उनके मुंबई स्थित निवास स्थान पर भेजे जा रहे ऑर्डरली की सेवा बंद की जाए और पता लगाया जाए कि उनके मुंबई के निवास स्थान पर कौन विराजमान है। बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं यहाँ पर चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।